आज के इस वीडियो में हम कंट्रोलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद कोऑर्डिनेशन हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसके बाद हमारा ये फुल कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आइए कंट्रोलिंग को पहले जानते हैं। तो अब कंट्रोलिंग से पहले मैं आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग, इन सब के बारे में एक रिविजन दे देना चाहता हूँ। देखिए, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग में प्लान बनाया कि हमें करना क्या है। हमने ऑर्गेनाइजिंग में उन सब की तैयारी की कि ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। हमने स्टाफिंग में उसके लिए लोगों को भर्ती किया। हमने डायरेक्टिंग में उस कामों को करवाया। एंड लास्ट में हमें यह भी तो देखना होगा कि वो जो काम हमने करवाया है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता है या फिर नहीं है। मतलब हमने जितना सोच के रखा था कि हम इतना काम करेंगे, क्या उतना काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका ठीक करने का तरीका क्या है। तो ये सब कुछ कंट्रोलिंग कहलाता है। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम हुआ है और कितना काम होना चाहिए था, इन सब को कंपेयर करके ये डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या उस पर इंप्रूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वही कंट्रोलिंग कहलाता है। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which helps to seek planned results from the subordinates, managers and at all levels of organization. The controlling function helps in measuring the progress towards the organizational goals and brings any deviation and indicates corrective action. तो controlling वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को जो रिजल्ट चाहिए हमारे सबॉर्डिनेट से या फिर मैनेजर से या फिर जिस किसी से भी जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो हम कंट्रोलिंग के थ्रू ही लेते हैं। क्योंकि हम जब किसी को कंट्रोल करते हैं तो ही हम उससे कुछ आउटपुट ले पाते हैं। तो कंट्रोलिंग में हम लोग बेसिकली करते क्या है? हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो हमने गोल्स रखे थे, क्या वो गोल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। क्या वो गोल्स के आसपास हम लोग गए या फिर हम लोग उससे बहुत दूर हैं। और अगर बहुत दूर हैं तो क्यों दूर हैं, क्या रीजन होगा कि हम दूर हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सब कुछ हम लोग कंट्रोलिंग में करते हैं। तो कंट्रोलिंग बेसिकली तीन चीज करता है। पहला ये कि वो हमें कंपेयर करके एक रिपोर्ट देता है कि हमने कितना अचीव किया, हमें कितना अचीव करना चाहिए था। फिर दूसरा ये कि वो हमें हमारी गलतियां बताता है। फिर दूसरा ये कि वो हमें डेविएशन बताता है कि क्या प्लान के साथ अलग हुआ। तीसरा कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये तीन चीज बेसिकली कंट्रोलिंग में होता है। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक कंट्रोल्ड वे में रखना, जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव हो, अगर कोई डेविएशन है वो भी ठीक हो जाए एंड सही समय पे ठीक एक्शन भी लिया जाए। यही कंट्रोलिंग कहलाता है। अब इसके बाद आता है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग होता कैसे है। तो पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेसिक फॉर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. Standards act as a lighthouse that warns and guides the ship at sea. Standards are the benchmarks towards which efforts of an organization are directed. These standards can be expressed both in quantitative and क्वालिटेटिव टर्म्स। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये चाहे हमारा बिजनेस लाइफ में हो या फिर हमारा नॉर्मल लाइफ में हो। हम नॉर्मल लाइफ में भी एग्जाम में ये तय करते हैं कि मुझे इतना परसेंट लाना है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो आप ये सोचते हैं कि मुझे इतना स्कोर करना है। तो हम हमेशा एक गोल लेके चलते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। सो ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहले हम लोग अपना स्टैंडर्ड्स चूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स को तय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें इस टाइप का काम चाहिए, यहाँ पे वी हैव टू डू दिस। तो पहले हम लोग उसको तय कर लेते हैं। वी फर्स्ट सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की हमें करना क्या है, वी हैव टू डू दिस एंड हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो पहला होता है कि अपना स्टैंडर्ड सेट कर लो कि हमें अचीव क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी ये तय करती है कि उसे 100 टन्स का प्रोडक्शन करना है, तो 100 टन्स का प्रोडक्शन करना उसका स्टैंडर्ड सेट करना हुआ। अगर वो ये सोचती है कि मैं 80 टन्स का प्रोडक्शन करूंगा, तो वो 80 टन्स उसका स्टैंडर्ड सेट करना हुआ। सो मतलब हमें करना क्या है, इसको तय करना, वही सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कहलाता है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं।
अब क्वांटिटेटिव मैंने आपको बोल दिया कि मुझे 100 क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस करना है, ये मेरा क्वांटिटेटिव है। लेकिन मैं क्वालिटेटिव भी दे सकता हूं कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं कितना क्वांटिटी में ला रहा हूं, मुझे इससे मतलब है कि मैं किस क्वालिटी का सामान दे रहा हूं, तो वो भी वहां पे हो सकता है। फिर इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ वंस द स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिटरमाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू measure the actual performance. The various techniques for measuring are sample checking, performance reports, personal observation, etc. However, in order to facilitate easy comparison, the performance should be measured on the same basis that the standards have. अब हमने एक बार अपना स्टैंडर्ड तय कर लिया कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमें इसको अचीव करना है, फिर उसके बाद हम लोग उसके लिए काम करते हैं। अब जब हमारा काम हो गया, फिर उसके बाद हम लोग अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमने कितना अचीव किया, मतलब हम इतना अचीव करना चाहते थे एंड हम ये देखते हैं कि हमारा अचीव कितना हुआ। फॉर एग्जांपल हम 100 टन प्रोड्यूस करना चाहते थे एंड हमारा प्रोडक्शन 90 टन हुआ है, तो वो 90 टन प्रोडक्शन हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, तो उसी को मेजर करना मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाता है। मतलब हमने कितना अचीव किया है उसको मेजर करना। इसके बाद आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स लेड डाउन in order to find the deviations. For example, performance of a salesman in terms of units sold in a week can be easily measured against the standard output for the week. अब हमने अपना स्टैंडर्ड तय कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि हमें कितना अचीव हुआ है। अब उसके बाद हम अपना एक कंपैरिजन करेंगे कि हमने इतना तो सोचा था कि इतना अचीव होना चाहिए एंड इतना अचीव हुआ है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वही निकालना कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स कहता है। मतलब हमें कितना मिला है एंड हम कितना मिलने का बाद था उसको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे जो हमने 100 टन का लिया था, तो 100 टन हमारा स्टैंडर्ड था जो कि हमें अचीव करना था, लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिला 90 टन। सो 90 टन इज आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा एंड इन दोनों को कंपेयर करना कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स कहलाता है। फिर इसके बाद होता है एनालाइजिंग डेविएशंस। सम डेविएशंस आर पॉसिबल इन ऑल द एक्टिविटीज, हाउएवर द डेविएशन इन द इंपॉर्टेंट एरियाज of business needs to be corrected more urgently as compared to deviation in insignificant areas. Managers should use critical point control and management by exception in such areas. अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेविएशन एनालाइज करना कि हमारा ये जो रास्ता से भटक गया, हमारा जो काम रास्ता से भटक गया, वो क्यों भटका, वो किस तरीके से भटका, इसको देखना हमारा फोर्थ स्टेप है जो कि है एनालाइजिंग डेविएशन। तो एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा कितना होना चाहिए था एंड हमारा कितना हुआ है। तो इसमें जो थोड़ा सा रास्ता भटक जाता है उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। जैसे 100 टन चाहिए था, मिला 90 टन, तो 10 टन का डेविएशन हो गया। अब ये जो डेविएशन है इसको हमें ठीक करना होता है। अब हम इसको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के साथ ठीक कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा डेविएशन को ठीक किया जाता है एंड दोनों इसी चीज पे स्ट्रेस करते हैं कि एक मैनेजर को जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों के ऊपर में नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस फर्म में ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 10 से लेके 15 तक चला गया एंड ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल जीरोक्स का खर्चा होता है या फिर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो थोड़े इंक्रीज कर गए, तो किसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को बेसी ध्यान देना चाहिए? वो 10 से 15 होने वाले पे। वो बाकी का काम पे नहीं भी दोगे तो चलेगा, या फिर अगर देना है तो किसी छोटे आदमी को दे दो। लेकिन जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उस टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक बड़ा काम के ऊपर में ही ध्यान देना चाहिए। द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड स्ट्रेस ऑन टेकिंग करेक्टिव एक्शन ऑन द मैटर्स विच आर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इफ द डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, नो करेक्टिव मेजर इज रिक्वायर्ड। हाउएवर, इफ द डेविएशंस एक्सीड एक्सेप्टेबल लिमिट्स, दे शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, स्पेशली इन द इंपॉर्टेंट एरियाज। अब हमें अपना गलती मालूम चल गया है, तो अब हमें अपना गलती को सुधारना है एंड उस गलती को सुधारना ही टेकिंग करेक्टिव एक्शन कहलाता है। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि हम अपने गलती को सुधार रहे हैं एंड इसमें भी हमें उन्हीं को ठीक करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई डेविएशन एक्सेप्टेबल है तो उसको उतना ठीक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ठीक करना ही चाहिए। जैसे वहां पे 10 से 15 रुपया हो जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, तो उसके ऊपर नहीं ध्यान देना बेवकूफी होगी। लेकिन वो जो छोटा मोटा जो कि इंक्रीज कर गया है जैसे जीरोक्स का खर्चा, ये सब चीज के ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए।
फिर इसके बाद होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि अब कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट किस तरीकों से है। तो पहला है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इंप्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशंस आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। इन दिस वे कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, मिनिमम वेस्टेज करना है, लोएस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन करना है। तो क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग में बार बार चेक करते रहते हैं कि हमें इतना अचीव करना था एंड हमने इतना अचीव किया है, हमें 100 टन चाहिए था एंड हमें सिर्फ 90 टन मिला, 10 टन नहीं मिला। तो क्योंकि इससे हमारी गलतियां बार बार निकलती रहती है एंड हम उसको बार बार ठीक करते रहते हैं, तो ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में बहुत मदद करता है। सो दैट इज द रीजन कंट्रोलिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। फिर है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, अ मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ही ट्राइज टू फाइंड आउट वेदर द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स आर नॉट और मोर लेस देन द जनरल स्टैंडर्ड्स। इन केस ऑफ नीड दे आर रीडिफाइंड। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें ऐसा करना है लेकिन वैसा हो ही जाए वो ठीक नहीं है। अब इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं। मान के चलते हैं आपने एक मंथ में रखा कि मुझे 100 टन का चाहिए एंड आपका 100 टन मिल गया, तो आपने सोचा कि अगर मुझे 100 टन मिल गया है तो मैं अगले महीने 150 टन का रख लेता हूं स्टैंडर्ड। लेकिन अगले महीने आपको 150 के आसपास भी नहीं हुआ, उल्टा 105 110 के आसपास में आप रह गए। तो एक स्टैंडर्ड भी एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। द स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ ऑल्सो अ लिमिट। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स सभी ऑर्गेनाइजेशन को ले लेने चाहिए। जो जो हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ वही हमें लेना चाहिए, जो जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमें वो नहीं लेना चाहिए एंड इसमें हमारा कंट्रोलिंग मदद करता है। कंट्रोलिंग टेल्स अस कि हमें किस लेवल तक स्टैंडर्ड लेना चाहिए। अभी कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम बार बार चेक करते हैं कि इतना स्टैंडर्ड था इतना अचीव हुआ, इतना स्टैंडर्ड था इतना अचीव हुआ। अब क्योंकि हम बार बार चेक करते रहते हैं तो बार बार चेक करते रहने की वजह से हमें मालूम चलता है कि इतना स्टैंडर्ड हमें रखना चाहिए था। अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत लो स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि हमें 100 स्टैंडर्ड रखा था और मिल गया 150, तो हमें मालूम चलता है कि नहीं यार हमारा कंपनी का कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो स्टैंडर्ड को अगले महीने इंक्रीज कर दो। लेकिन कभी कभार अगर हम 200 रख लेते हैं एंड मिलता सिर्फ 100 है तो हम बोलते हैं नहीं यार स्टैंडर्ड तुमने बहुत ज्यादा रख लिया, उतना कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कैपेबिलिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड तय करना, ये कंट्रोलिंग ही हमारा मदद करता है। कंट्रोलिंग बार बार चेक करता रहता है कि इसका इतना स्टैंडर्ड था एंड इसने इतना अचीव किया, तो क्या ये स्टैंडर्ड इसके लिए ठीक है या फिर नहीं है। तो इसकी वजह से कंट्रोलिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अंडर कंट्रोलिंग इट इज एंश्योर्ड दैट नो एम्प्लॉय डेलिबरेटली डिलेज हिज वर्क परफॉर्मेंस। इन द सेम वे वेस्टेज इन ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज इज चेक्ड। अब इससे हम अपना एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि हमें कितना स्टैंडर्ड रखना है, तो उसी के हिसाब से हम अपना रिसोर्सेज रख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि हमने 200 के हिसाब से सामान ले आके रख दिया जबकि हमारा अचीव सिर्फ 100 ही हुआ, तो वो तो बाकी का 100 का रिसोर्स फालतू में चला जाएगा। तो क्योंकि हम कंट्रोलिंग में बार बार चेक करते रहते हैं एंड हमें मालूम चलता रहता है टाइम टू टाइम कि अभी ये स्टैंडर्ड तय करो, अभी वो स्टैंडर्ड तय करो, तो हम उसी के हिसाब से अपना रिसोर्सेज भी तय कर सकते हैं जिनसे कि हम उनके एफिशिएंट यूज को बढ़ावा दे सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एन एफर्ट इज मेड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग makes all the employees to work with complete dedication because they know that their work performance will be evaluated and if the progress report is satisfactory they will have their identity established in the organization। अब ये जो एम्प्लॉई है उनका मोटिवेशन में भी मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग में करते क्या है, हम अपने एम्प्लॉयज को जांचते हैं कि ये इतना अचीव करने वाला था, इसने इतना अचीव किया है। तो उस टाइम पे वो जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास एक चांस होता है कि वो अपने आप को प्रूव करवा सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई है जिसको उतना ज्यादा नहीं मिलता है इज्जत
फर्म में जिसको उतना ज्यादा लोग नहीं मानते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना काम के थ्रू एक जवाब दे सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको जब मालूम चलेगा कि सबका काम देखा जा रहा है, तो वो ये सोचेगा कि मेरा जब काम देखा जाएगा तो क्यों ना मैं बहुत अच्छे से काम करूं जिससे कि मेरी तारीफ हो, तो वो उसमें और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट होता है। सो दिस इज एम्प्लॉय मोटिवेशन, कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में ये मदद करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका काम चेक किया जाएगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका काम जो है वो खराब निकले, तो वो लोग अच्छे काम की तरफ और मोटिवेट होकर काम करते हैं। फिर इसके बाद होता है ensuring order and discipline. Controlling ensures order and discipline. With its implementation, all the undesirable activities like theft, corruption, delay in work and uncooperative attitude are checked. अब देखिए, कंट्रोलिंग जो है वो एक वॉचमैन की तरह है, जो कि एक बार बार बिल्डिंग का चक्कर लगा के देखता रहता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। तो क्योंकि कंट्रोलिंग बार बार देखता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो 420 वाला काम होता है, जैसे चोरी हो गया, करप्शन हो गया, ये कम होता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि सभी को मालूम है कि हमारे ऊपर कंट्रोलिंग की नजर है, हमारे ऊपर जो कंट्रोलर्स हैं उन्होंने अपना नजर बना के रखा हुआ है। तो अगर हम ये गलती करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, तो उस गलती के पकड़े जाने के डर से वो लोग उस कामों को नहीं करते हैं एंड एक और डिसिप्लिन्ड वे में उन कामों को करते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमारा कंट्रोलिंग मदद करता है, दैट इज द रीजन कंट्रोलिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद facilitates coordination in action. Coordination among all the departments of the organization is necessary in order to achieve the organizational objective successfully. All the departments of the organization are interdependent. For example, the supply of orders by the sales department depends on the production of goods by the production department. अब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक्ड होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। सप्लाई डिपार्टमेंट कितना सप्लाई कर पाता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना प्रोड्यूस करके उसको दे पा रहा है। सो थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स रिसीव्ड। इफ नॉट, द कॉजेस ऑफ डेविएशंस आर फाउंड एंड करेक्टिव एक्शन इज इनिशिएटेड एंड हेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द डिपार्टमेंट्स इज एस्टैब्लिश्ड। तो अब हम लोग कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या फिर काम ठीक से नहीं हो रहा है, एंड अगर नहीं हो रहा है तो हम उस काम को ठीक से करने की कोशिश करते हैं, हम उस काम को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो पहली बात तो और इफेक्टिवली काम करते हैं एंड वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। फिर इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो बहुत मिलता जुलता ऐसा एक टॉपिक है, वो बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं, हालांकि एक नहीं है लेकिन बहुत कुछ उनमें मिलता जुलता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या क्या है। पहला है प्लानिंग originates controlling. In planning, the objectives or targets are set in order to achieve these targets. Control process is needed. So planning precedes control. अब प्लानिंग जो है वही कंट्रोलिंग को स्टार्ट करता है, क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग में सबसे पहले ही अपना स्टैंडर्ड तय करते हैं जो कि प्लानिंग ही है। हम लोग सबसे पहले अपना प्लान तय करते हैं एंड उस प्लान के हिसाब से काम करते हैं एंड तब जाके कंट्रोलिंग उसके ऊपर में नजर रखता है। सो प्लानिंग गिव्स बर्थ टू कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सस्टेन्स प्लानिंग। कंट्रोलिंग डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग स्पॉट्स द एरियाज वेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि कंट्रोलिंग में हमें अपना डेविएशन मालूम चलता है, हमें यह मालूम चलता है कि यहाँ पे गलती हो रहा है, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि वहां पे प्लानिंग, वहां पे काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्लानिंग ठीक से करने की जरूरत है। सो दैट इज द रीजन कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग को इनिशिएट करता है, वो बोलता है कि इस जगह में प्लानिंग ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। फिर इसके बाद है कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। इन कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड सेट एंड रिकॉर्ड्स द डेविएशन इफ एनी। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज यूज्ड फॉर प्लानिंग ऑल्सो। अब कंट्रोलिंग में जो है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं उस परफॉर्मेंस के साथ जो हमें अचीव करना था। तो उससे हमें क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमें इतना अचीव करना था, हमने इतना अचीव किया, अगर डेविएशन हुआ तो इसकी वजह से हुआ, अब इसको ठीक किस तरीके से करना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब प्लानिंग में मदद करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास गलती सामने आएगा तो ही तो हम उस गलती को सुधारने के लिए प्लान्स बना पाएंगे। तो ये गलती हमारे सामने लाता कौन है?
कंट्रोलिंग लाता है। फिर इसके बाद है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द implementing plans. Control records the actual performance and compares it with standards set. In case the performance is less than that of standards set, then deviations are ascertained. Proper corrective measures are taken to improve their performance in future. Planning is the first function and controlling is the last one. Both are dependent upon each another. अब देखिए, हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ही हम लोगों को कंट्रोलिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्लान किया और वो प्लान ठीक से नहीं हुआ तो ही हम लोगों को कंट्रोलिंग करके उसमें से जो गलती है उसको निकालना पड़ता है। एंड जब हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो उसमें हमें हमारा गलती मालूम चलता है, जिसके ऊपर से हम लोग फिर से प्लान्स बनाते हैं। तो प्लानिंग की वजह से कंट्रोलिंग होता है एंड कंट्रोलिंग की वजह से प्लानिंग होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, एक की वजह से दूसरा हो रहा है। फिर है प्लानिंग एंड कंट्रोल आर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कंसर्न्ड विद द फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर एंड कंट्रोल इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। नो वन कैन कंट्रोल द पास्ट बट इट इज द फ्यूचर विच कैन बी कंट्रोल्ड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर concerned with the achievement of business goals. Their combined efforts are to reach maximum output with minimum of cost. Both systematic planning and organized controls are essential to achieve the organizational goals. अब दोनों ही फ्यूचर की तरफ देखते हैं। हम लोग प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर को सोच के कि फ्यूचर में ये काम होना है, एंड हम लोग कंट्रोलिंग भी ये सोच के करते हैं कि पास्ट में ये गलती हो गया है, ये गलती फ्यूचर में ना हो। सो बोथ ऑफ देम आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दिस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द essential and significant deviations that are beyond the acceptable limit should be controlled. For example, if there is a 6% rise in labor cost whereas the permissible limit is just 3%, then this should be immediately brought into the notice of the management. On the other hand, a 2% rise in the cost can be ignored. अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक तरीका है डेविएशन को ठीक करने का, जो कि ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ उन्हीं काम के ऊपर हमें ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटे मोटे मैटर्स को दूसरों को दे दो या फिर उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं एंड वहां पे 999 का सामान खरीदते हैं लेकिन आप 1000 रुपए देते हैं। अब दुकानदार बोलता है कि भाई साहब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो क्या आप उस 1 रुपए के लिए उससे झगड़ा करने लग जाते हैं? बोलते हैं नहीं यार रहने दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप 999 का सामान खरीदते हैं एंड आप उसे 1500 देते हैं एंड वो बोलता है कि मेरे पास बाकी के पैसे नहीं है, 501 नहीं है मेरे पास, तो क्या आप उस टाइम उसको छोड़ देंगे? नहीं, आप बोलेंगे कि मेरा पैसा मेरे को दो। तो हमारे अंदर एक लिमिट सेट है कि इतना लिमिट तक है तो चलता है, उसके बाहर नहीं चलेगा। तो ये जो इतना लिमिट तक चलता है उसके बाद नहीं चलेगा, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को जन्म देता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि जो उस लिमिट के बाहर है, जो नहीं चलेगा, सिर्फ उसी को ठीक करो, जो नीचे में है उसके ऊपर उतना ध्यान मत दो या फिर दूसरे को वो दे दो। जैसा कि हम 1 रुपया के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक उसी तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ उनके ऊपर ही ध्यान दो, जो काम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। अब अगर हम सब कुछ को ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। इसीलिए सब चीज के ऊपर में ध्यान मत दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर में ध्यान दो। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।